सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जनन स्वास्थ्य के संदर्भ में हम लोगों ने बातें की और इस बात से हम बिल्कुल भली भांति परिचित हो चुके कि एक सामान्य मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं की जिस तरह हम बात करते हैं, ठीक उसी तरह से उसके जनन अंगों की सामान्य कार्यवृद्धि और उनका सामान्य स्थिति में होना जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें एक विशेष बात हम लोगों ने और देखी कि जहाँ इन जनरल WHO जनरल हेल्थ के बारे में बात करता है तो कहता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, उसकी जगह जनन स्वास्थ्य की जब बात होती है तो यहाँ पर इमोशनल वेलबींग की एक बात होती है, बिहेवियरल वेलबींग की बात होती है, यानी कि उसके भावनात्मक पहलू और व्यवहारात्मक पहलू की भी बात होती है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित की जब बात होती है, इस संदर्भ में एक टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का, बंध्यता, इनफर्टिलिटी, या इसको कहा जाए स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी टर्म्स दिए जाते हैं, या कहा जाता है नॉन फर्टाइल, इनफर्टाइल। जब तक हम इस पहलू की बात नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। हमारी बुक में भी यही बात कहा गया है कि एक सामान्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी को अपनी हायरार्की, वंशावली की बड़ी चिंता होती है कि हमारे बच्चे भी पैदा हों। उसके सामाजिक तमाम पहलू हैं, उन पहलुओं पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हम जीव विज्ञान के पहलू पर, क्या कहता है हमारा सब्जेक्ट। वास्तव में वह स्थिति, बंध्यता को अगर हम एक शब्द में, एक लाइन बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करें तो वह स्थिति जिसमें कि कोई भी दंपति असुरक्षित यौन संपर्क करने के बावजूद भी संतान प्राप्ति नहीं कर सकता या संतान पैदा करने में अक्षम होते हैं, वह स्थिति बंध्यता कही जाती है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे पहलुओं में हम सिर्फ दो विशेष पहलुओं की बात करेंगे कि क्या कमियां हो सकती हैं। निसंदेह रूप से इसके लिए दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं या कोई एक जिम्मेदार हो सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था जो हमारी है, जिसमें सामान्य तौर पर संतान न पैदा होने की स्थिति में दंपतियों में से सिर्फ पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वाइफ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति से पहले हमें अलग होना पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। क्वाइटस होता है जहाँ की नर और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। किस तरह से सीमेन डिस्चार्ज होता है फीमेल वेजाइना में और किस तरह से प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से ओवम टर्न होता है, फर्टिलाइज होता है और ओवम फिर जाइगोट बनता है, युग्मक युग्मनज बनता है।
तो और किस तरह से नर और मादा संतति पैदा होने के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, इस बात को रिकॉल कर लो। ठीक उसी तरह से संतान न पैदा होने की स्थिति में बंध्यता की स्थिति दोनों में इक्वली हो सकती है। बंध्यता मेल और फीमेल, इसके लिए दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बहुत सारे दंपतियों में पुरुष भी नपुंसक हो सकते हैं, उनमें भी शुक्राणु पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, या तो शुक्राणु पैदा हो रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रौढ़ नहीं होंगे, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने बात किया था कि 60% मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए, 40% उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होने चाहिए। तो बहुत सारे पुरुषों में इस क्षमता की कमी होती है। बहुतों की स्थिति ये होती है कि स्पर्म बन भी रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रौढ़ नहीं हो पाते हैं, इमैच्योर होते हैं। ओल्गियोस्पर्मिया का केस हो जाता है, जहाँ पर की विकृति होती है शुक्राणु की संरचना में। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी वजह से डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह पुरुषों में ही अनेकानेक बीमारियां हैं। और ये बात आप लोगों से मैं फिर बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस में भी कहीं सबसे ज़्यादा भ्रमजाल है या मायाजाल है या ठगी है तो वो है यौन रोगों के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर जहाँ आप पब्लिक प्लेसेज पर, स्पेशली पब्लिक टॉयलेट ऐसी जगह है जहाँ अगर आप जाते हैं तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि यौन रोगों से संबंधित हैं। तो ये परेशानियाँ, ये कमियाँ स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकती है। इस बात को क्लियर कर लें। कुछ दंपतियों में पुरुष हो सकते हैं, कुछ दंपतियों में महिलाएं हो सकती हैं, हो सकता है कि दोनों हों। तो उन सब का निराकरण इस छोटे से पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने हमको एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं क्या बता रही है। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। वही बात हमने कही। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि बंध्यता की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद अगर बच्चा पैदा करने में कोई भी दंपति असमर्थ है या कोई भी व्यक्ति असमर्थ है तो वो बंध्यता है या वो बंध्या है, स्टेराइल है। उसी को स्टेराइल बोलते हैं या इनफर्टाइल बोलते हैं, वो बंध्य है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, किसी बीमारी की वजह से उनकी सेक्सुअल कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, औषधिक कुछ दवा खाने से, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। यहाँ फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यौन रोग जो हैं, जो समस्याएं हैं, वो मनोवैज्ञानिक हैं, खास तौर पर पुरुषों के। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है। यही मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि सिर्फ स्त्रियां जिम्मेदार नहीं होती, पुरुष भी जिम्मेदार हैं, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, बंध्यता क्लिनिक जगह जगह पर खुले हैं और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक कॉमन सा टर्म आपको मिलेगा IVF,
बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आईवीएफ क्लिनिक हर जिले में ऑलमोस्ट, अब मुझे तो लग रहा है कि खुल गया है। पहले बड़े शहरों में ये हुआ करते थे आईवीएफ सेंटर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी बात इसी चैप्टर में, इसी हेडिंग में हम लोग आगे करेंगे। तो नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। ये बहुत बड़ा एक रास्ता हो गया है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जाती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, असिस्ट करती हैं संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में। इसी में सबसे बड़ा नाम एक जो आता है आज की तारीख में सबसे मशहूर है, वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। आइए देखते हैं आगे। पात्रे निषेचन, हिंदी में इसको नाम दिया गया पात्रे निषेचन। इंग्लिश में हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में शब्द है पात्रे निषेचन। पात्र में, किसी बर्तन में। इन विट्रो और इन वीवो दो कंडीशंस होती हैं, मैं यहां क्लियर कर दूं। इन विट्रो जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं वो इन विट्रो है, और एक दूसरी कंडीशन है इन वीवो। तो इन विट्रो जो होता है इनसाइड द ग्लास, लिटरली इसका मतलब ये हुआ कि किसी पात्र में, बर्तन में, और बायोलॉजी की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में इनसाइड द ग्लास वेसल्स, ग्लास के बर्तनों में, शीशे कांच के बर्तनों में। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन कराया जाता है इन विट्रो कंडीशन में। अगर इन वीवो कहीं टर्म आता है तो वो नेचुरल कंडीशन होती है। ये आप याद रखेंगे कि अगर इन वीवो शब्द आता है तो वो नेचुरल कंडीशन है शरीर के अंदर, अगर इन विट्रो है तो ये आउटसाइड है। ठीक है, तो उपाय हो सकते हैं इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब नोट कर लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब का बच्चा। यथार्थ ये नहीं है कि कोई बच्चा टेस्ट ट्यूब में विकसित हो सके। सिर्फ निषेचन की प्रक्रिया जो होती है शरीर के बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में कराई जाती है। ये बिल्कुल आप इसमें याद कर लेना। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, एक रिसेंटली अभी घटना हुई है कि 1994, आज से लगभग 31 साल पहले, प्रिजर्व किया हुआ अंडाणु निषेचित कराया गया पिछले दिनों, जिसकी आयु ये बताई जा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा बच्चा पैदा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा समझ लो। सपोज दैट कोई एक महिला है और वो ये चाहती है कि मैं अपना अंडाणु सुरक्षित कर रख दूं। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स उसके अंडाणु, उसके अंडाशय से निकालकर उसे आर्टिफिशियल मीडियम में सालों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। सपोज दैट अगस्त 2025 में किसी ने अपना ओवम सुरक्षित करा दिया और वो चाहती है कि आज से 10 साल बाद उस अंडाणु का निषेचन कराए एक पुरुष के शुक्राणु से, जो भी पुरुष उसके जीवन में होगा उसके साथ, और उसको गर्भधारित कर ले, उसको गर्भ में स्थापित करा ले और बच्चा पैदा कर सकती है। ये विधि आज बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है कि सालों साल से फ्रीज किए हुए अंडाणु और शुक्राणु प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं, उन वजहों की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम अपने मुद्दे की बात करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम इसका दे दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से, अब यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक तो सपोज दैट कोई पति पत्नी है तो उसमें पत्नी की किसी वजह से उस पत्नी के अंडाणु नहीं है या नहीं उससे निषेचन हो पा रहा है, कोई वजह है, तो कोई एक डोनर फीमेल हो सकती है, कोई दूसरी महिला भी हो सकती है। तो कहा है पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति, फिर यहाँ देखिएगा पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में मतलब शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेच में युग्मन बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन होता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर्स है को फैलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण या जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज द जिफ्ट, ZIFT, ध्यान दीजिएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो कहा जाता है ZIFT। और जो भ्रूण, अब देखिए यही खेल होगा, ध्यान देना होगा आपको, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हो जाता है उसको कहां स्थानांतरित किया जाएगा, देखिए अधिक, उससे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर 8 ब्लास्टोमियर्स है तो उसको उस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक, फैलोपियन ट्यूब में अगर ये 8 से ज्यादा का हो गया तो उसको कहां सीधे हटा दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, IUT। तो जिफ्ट और IUT इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, दोनों में जाइगोट का ट्रांसफर होता है, तो इसके आगे एक वर्ड लगाने में आप याद करने में आसान हो जाएगा, टिल 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, 8 तक। और ये IUT जो होगा आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स के बाद IUT हो जाता है। अब जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, दूसरे स्टेप पर हम आ रहे हैं, यहां तक तो निषेचन की समस्या थी, अब गर्भधारण की बात हो रही है कि समस्या, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, देखो आ गया शब्द इन विवो इनसाइड, ये आउटसाइड, इन विट्रो, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब उस कंडीशन में सपोज दैट मेल और फीमेल, एक दंपति है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही सामान्य है, सब कुछ ठीक है, उनके शुक्राणु और अंडाणु ठीक है, लेकिन समस्या क्या हो रही कि उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में। उस कंडीशन में इन विवो का यूज किया गया और फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफर करा दिया जाएगा, या तो जिफ्ट से करा दिया जाएगा या तो IUT से करा दिया जाएगा, ये कंडीशन होती है। ओके, चलिए ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, देखो
जहां उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। फिर से गौर करो, जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ ठीक है। समस्या क्या है कि उसके अंडाणु नहीं बन रहे हैं या किसी वजह से उसके अंडाणु परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सारी परिस्थितियां ठीक हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसे दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। अब ये है GIFT, गौर करना बेटा थोड़ा सा। और एक अभी हम लोगों ने खत्म किया ZIFT। तो ये दोनों अंतर अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ कंफ्यूजन होता है। जिफ्ट और गिफ्ट दो शब्द है। तो जिफ्ट में क्या हो रहा था कि वहां निषेचित अंड जो 8 ब्लास्टोम ईयर तक थे उनको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जा रहा था, उसी माता के थे। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। यहाँ कंडीशन क्या है कि इस महिला के, सपोज दैट कोई महिला X है, तो X में सब कुछ ठीक है, इसमें अंडाणु नहीं बन रहा, ओवम नहीं बन रहा, ओवम नहीं बन रहा। तो ओवम किसी दूसरे से, डोनर से ओवम लिया गया, डोनर से ओवम लिया गया और डोनर से ओवम लेके इसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। वहां निषेचन भी नहीं हुआ है बाहर कहीं। अब जब इसके फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया गया तो उसके बाद ये सामान्य निषेचन की प्रक्रिया करेगी या कपलेशन करेगी मेल के साथ। ये प्रक्रिया है जिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और यहाँ पर जाइगोट है। देखो बाकी सारे शब्द वही है, यहाँ पर जाइगोट है और यहाँ पर गैमेट है। डिफरेंस हमारा बस इतना ही है। इज इट क्लियर? वहां जाइगोट ट्रांसफर हुआ है और यहां पर सिर्फ गैमेट ट्रांसफर हुआ है। अब प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने वाली बात आ रही है के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन ICSI, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंसेमिनेशन ICSI, ये 4 टर्म है। अंतः, इंट्रा कोशिकीय, सेलुलर, शुक्राणु सीमेन निक्षेपण, इंसेमिनेशन, इंसर्शन। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर सेचित कर सकने के योग्य नहीं है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में क्या होता है कि मेल इंसर्ट नहीं कर सकते अपने स्पर्म को। तुम कहां भाग रहे हो? तो इस कंडीशन में वीर्य सेचित नहीं कर सकते, यानी कि इंसर्ट पेनाइल इरेक्शन नहीं होगा या और भी कोई वजह है जहां पर कि इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में या
जिसके स्खलित मेल में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, जिसकी हमने अभी बात की, या नहीं है लगभग, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम विसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। अब इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एग्जाम्पल आप अपने आसपास बहुत कॉमन मान सकते हो जानवरों में। जैसे अक्सर देखा होगा गाय या भैंस को, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही कराया जाता है। अगर ब्लॉक में इंजेक्शन के द्वारा उनका गर्भ धारण कराया जाता है, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मनुष्यों में भी ये प्रक्रिया हो सकती है। नाम क्या है? कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से, हो सकता है कोई ऐसा पुरुष भी हो, पति हो किसी पत्नी का, कि जिसके शुक्राणु सामान्य है, उसका सीमेन नॉर्मल है, लेकिन वो इंसर्ट नहीं कर सकता, तो उससे लिया जाए, या किसी डोनर से लिया जाए, स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय विसेचन कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ध्यान देना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, नोट कर लेना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या अंतःगर्भाशय विसेचन। सीधे कहा, या तो योनि में या तो उसके गर्भाशय तक स्पर्म को, सीमेन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां से सीमेन मूव करके ट्रांसफर होके खुद फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जहां पर कि वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करेगा। अब देखो, यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाएं होती, अति उच्च परिशुद्धता, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए, पूर्ण संचालन, हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती हैं। निसंदेह रूप से आज भी बहुत महंगी है। पिछले दशकों में तो ये सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन धीरे धीरे टेक्निक का एक्सप्लोरेशन होता गया। अब पहले की तुलना में, आज से 10 साल 20 साल पहले की तुलना में आज की तारीख में इसके कास्ट में कमी आई है, तब भी बहुत महंगी तकनीक है। अब इसके लिए क्या कहा जाता है, क्या सलाह दे रही है हमारी एनसीईआरटी माता? यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं होती, अति उच्च परिशुद्धता, पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती है। चलिए ठीक है, महंगी नहीं है, सस्ती है, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, खासतौर पर महिलाओं को जिनको गर्भ धारण करना होता है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। अब ऐसी बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर शहर में ये उपलब्ध है। बी कैटेगरी के, ए और बी कैटेगरी के सारे शहरों में है, सी कैटेगरी के भी शहरों में कुछ हद तक अवेलेबल हो गई है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इमोशनल फीलिंग, भैया बहुत सारी बातें होंगी, बहुत धार्मिक बातें भी हैं, और सामाजिक पहलू तो है ही।
IVF के बारे में लोगों की सामान्य अवधारणा क्या है कि किसी दूसरे के बच्चे स्वीकार कर लिए या किसी दूसरे से बच्चा पैदा करा लिया। एक बहुत बड़ी परंपरा इसमें एक सरोगेसी की भी आ गई है, जिसमें किराए की कोख या किराए की माँ, सपोज दैट कोई एक दंपति है और वो अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज नहीं, कॉस्मेटिक इश्यूज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसकी वजह से किराए की कोख ली जा रही है। मेल और फीमेल दंपति के दोनों के गैमेट्स लिए जा रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणु, उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के किसी एक किराए की औरत के गर्भाशय में उसको स्थापित किया जा रहा है। इस परंपरा को, इस टर्म को सरोगेसी नाम दिया गया है, सरोगेट मदर। ये सारी चीज़ें उन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम मुद्दे पर बात करेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं। मुख्य मुद्दा जो है हमारे बुक में बताया जा रहा और मेरा भी ये मानना है, सलाह है कि अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो ये जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को कानून गोद लेने की इजाजत देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। मेरा भी ये मानना है कि अगर किसी भी दंपति को संतान की आवश्यकता है, किसी भी कारण से वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, तो अपने किसी जानने वाले, किसी रिश्तेदार से कोई बच्चा गोद ले सकते हैं। अगर किसी जानने वाले या रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने में कोई समस्या है, उपलब्धता नहीं है, उस स्थिति में वो किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले। आज भी लाखों बच्चे हमारे देश में अनाथ हैं जिनके परवरिश की समस्या है और जो सरकारी तंत्र है उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। तो मेरा ये सुझाव है, सलाह है कि आने वाली पीढ़ी में आप इस अवेयरनेस को डेवलप करेंगे। ओके, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स की आनुवंशिकता के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी शुरू होगी और उनके एसोसिएट्स बहुत सारे वैज्ञानिकों की बात, और दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है वो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।